Partners Abhirashi. Truly Indian, truly global. Perfect bread. A real bread with original taste. Sharp, leaders in industrial powder paints. Faridabad Chamber of Commerce and Industries. Juneja, we make steel perform better. Studs Accessories Limited. A cloud, rewrite the rules. Print partner, Aaj Samaj. Health partner, Sarvodaya Healthcare, Faridabad. Venue partner, Golden Galaxy Hotel and Resorts. महत्वपूर्ण शहर फरीदाबाद के इस गोल्डन गैलेक्सी एंड रिजॉर्ट्स में मैं सोनल दहिया स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम बजट अधिवेशन में। देखिए 12 मार्च को बजट आ रहा है और कहीं ना कहीं हर वर्ग टकटकी लगाकर तक रहा है कि क्या बजट में खास होगा और इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे कि इस बजट में क्या राहतें होंगी, क्या सौगातें होंगी और सत्ता पक्ष के लोग हमारे साथ रहेंगे अपना पक्ष रखने के लिए और साथ ही साथ तमाम उद्योगपति अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोग हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। और अपने इस कार्यक्रम को हम विधिवत तौर पर शुरू करते हैं पहले सत्र के साथ जिसका नाम है कैसा होना चाहिए हरियाणा का बजट। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये सत्र रहने वाला है कि क्या उम्मीदें हैं लोगों की इस बजट से कि हरियाणा का बजट कैसा हो। हमारे तमाम मेहमान हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं। सर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा मूलचंद शर्मा जी का। अजय जुनेजा प्रेसिडेंट हैं MAF के, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। अजय जुनेजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश कुकरेजा उद्योगपति हैं, हमारे बीच आ चुके हैं। राजेश कुकरेजा जी आपका बहुत स्वागत है मंच पर। अमित पाव CEO हैं क्लाउड के, लंदन से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमित पाव जी। और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी सुंदर सोलंकी। बेहद शुक्रिया सोनल। बेहद अहम जिस तरह से ये मंच हमने सजाया है, दरअसल हरियाणा सरकार बजट क्या होना चाहिए, कितना खर्चा होना चाहिए, कमाई कितनी होनी चाहिए, इन सब पर तो सरकार ध्यान देती है। लेकिन इस मंच का मकसद ये है कि इसके ज़रिए हम उन सभी वर्गों की उम्मीदों को सरकार तक पहुंचाएं, उनकी ज़रूरतों को जो वो सोचते हैं कि बजट से उन्हें क्या मिलना चाहिए उस पर बातचीत करने के लिए ये हमारी कोशिश है इस मंच के जरिए। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल सूबे के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका। जुनेजा साहब आपके पास भी आऊँगा, जैन साहब आपके पास भी, लेकिन सबसे पहले मंत्री जी, किस तरह की कोशिश सरकार इस बार कर रही है, क्योंकि कोरोना काल जिस तरह से सभी ने देखा बड़ी मुश्किल है सभी वर्गों के लिए, खासकर इंडस्ट्री के लिए, रोजगार के लिए, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महंगाई पेट्रोल डीजल की उसने भी हालत खराब कर रही है। किस तरह से सरकार इस बजट को लेकर आ रही है? 2019 का जो साल था, जो कोविड में जो थी, वो किसी से छिपी नहीं है। और पिछले साल किसी भी उसमें जाके देखिए, देश हो या प्रदेश हो, कि जो सपने जो सजाए थे देश में या प्रदेश में, वो काम भी पूरी तरह हम कर नहीं पाए। पर जो बजट हरियाणा प्रदेश का आएगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं पेश करेंगे और वित्त मंत्री भी हैं, चाहे व्यापारिक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, कोई भी हो, हर एक के लिए बजट सुंदर होगा। हर आदमी की हिस्सेदारी होगी, हर व्यापार की हिस्सेदारी इस बजट में होगी। नहीं, मुश्किल यही है मंत्री जी, जिस तरह से बात, उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उद्योग जगत की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं। किस तरह की कोशिशें हो रही हैं सरकार की तरफ से? नहीं, उम्मीद 100 आदमी को रखना चाहिए। प्रदेश हरियाणा प्रदेश की अपनी धूम है, उत्तर भारत में है जी, और हरियाणा प्रदेश दिल्ली के चारों तरफ है, और दिल्ली के पास हरियाणा प्रदेश के बाद सारे भारत में गूंजती है। और मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ,
प्रदेश का। और मैं मानता हूं कि जहां हरियाणा रोडवेज की जो धूम है, आप कहीं चले जाइए, हिमाचल जाओ, पंजाब जाओ, जम्मू जाओ, उत्तराखंड जाओ या उत्तर प्रदेश जाओ, अगर रोडवेज की बस चलती है तो लोग कहते हैं सबसे पहले मैं हरियाणा रोडवेज की बस में बैठूंगा, बाकी बसों को रोक देते हैं। तो लोगों को उम्मीद बहुत है ना, प्रदेश के बजट से लोगों को उम्मीद है भी अपना उद्योग जगत में क्या होने वाला है नया, रोडवेज में क्या नया होने वाला है, तो या अपना दूसरा जितने भी महकमे हैं हर चीज़ में, शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, निश्चित रूप से उम्मीद है और सरकार कोशिश करेगी कि उम्मीदों पर खरी उतरे। कुकरेजा जी, आपके पास आना चाहूंगा, माइक ले लीजिए प्लीज। हेलो कि मंत्री जी कह रहे हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा बजट में। जी, आप उद्योगपति हैं, मशहूर उद्योगपति हैं, और उद्योगपतियों की जिस तरह से उम्मीद, क्योंकि बड़ी सारी दिक्कतों का सामना पिछले 8-9 महीनों में सभी ने किया, तो क्या कुछ उम्मीदें आप लगाए बैठे हैं? देखिए, नॉर्मली सरकार हमेशा ये क्लेम करती है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। मैं बिल्कुल रखा जाता है और जाएगा, तो मुझे पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि रखा नहीं जाता। सॉरी, मैं डिफर करूँगा। रखा कैसे नहीं जाता? आदरणीय तो मंत्री जी सरकार से- आपके साथ बैठी हुई है, जी, जी। बता सकते हैं कहाँ कमी रह जाती है? सर, ये आज तक जितने भी बजट आए हैं, किसी भी बजट में वीकर सेक्शन, जो वोट बैंक सेक्शन है, उसको तो बहुत तवज्जो दी जाती है, लेकिन इंडस्ट्री जो रेवेन्यू जनरेट करती है, मुझे नहीं लगता कि जितनी सपोर्ट एक इंडस्ट्री डिजर्व करती है, अगर मैं सिर्फ हरियाणा में ही अपने दायरे को सीमित कर लूं, उस तरह की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। यदि ये सपोर्ट बढ़ा दी जाए और यदि ये स्ट्रेंथन कर दिया जाए, तो हमारे नेबरिंग स्टेट देखिए कितने कितने प्रॉस्परस हो गए। आपके पास क्या किया जाए, कैसे स्ट्रेंथन Definitely। किया जाए, क्या सपोर्ट चाहिए आपको? देखिए, हर कॉस्ट बढ़ा दी जाती है, चाहे आप किसी भी ट्रांसपोर्ट मंत्री बैठे हैं, चाहे उनकी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज की रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, पॉल्यूशन की फीस जहाँ 3,000 रुपये देते थे अब 3 लाख रुपए लगती है, हर चीज़ बढ़ाई गई है। इंटरनेशनल प्राइसिंग की वजह से फ्यूल के कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। कहीं भी कोई ऐसा स्टेप नहीं दिया जा रहा कि जहाँ से कॉस्ट कम्पीट हो सके, कॉम्पिटिटिवनेस आ सके, प्राइसिंग के ऊपर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जा सके। ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। दो चीज़ें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्ट से विच बजट इज थ्रू, नाउ इज द स्टेट गवर्नमेंट बजट। आई से सब्सिडाइजिंग, सब्सिडी, सम सपोर्ट टू द इंडस्ट्री। कॉस्ट जब हमारी डेली बढ़ती चली जाएगी, मैन पावर के लिए भी मिनिमम वेजेस रिवीजन के लिए प्रोविजन आ जाता है, नए नए टैक्सेस के प्रोविजन आ जाते हैं, नई नई कॉस्ट बढ़ जाती है। मंत्री जी, कुकरेजा साहब की चिंता है, वाजिब है? नहीं, कुकरेजा राजेश छोटे भाई हैं, चिंता वाजिब है कि हर उद्योगपति चाहता है कि जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है और लागत रोज बढ़ती है, उसकी कीमत घट रही है। पर ये मान के चलते हैं हम सब लोग कि सरकार भी हम लोगों की है, टैक्स नहीं देंगे ये विकास नहीं होगा। चाहे व्यापारी हो, नौकरी वाला भी देता है, कोई नौकरी वाला नहीं देता वो भी अपनी कहीं इनकम टैक्स देता, दूसरे उससे रास्ते देता है। तो ये मान के चलते हैं जो सुझाव उद्योगपति देंगे, राजेश देंगे, अजय जी देंगे और साथी बैठे मेरे सुझाव देंगे, उनको सबको मुख्यमंत्री के सामने जब बजट आएगा, कुछ ऐसे जिन सुझावों की जानकारी हमको नहीं पता लग पाती, उन सुझावों को मुख्यमंत्री के पास रखेंगे कि उद्योग जगत ने, उन्होंने सारे उद्योगपतियों को शायद बुलाया भी है, शायद मीटिंग भी मुख्यमंत्री ने ली है। तो मेरी जो जानकारी है, जो सुझाव इन्होंने दिए हैं, उनको बिल्कुल बजट में रखेंगे और प्रदेश के हित में बजट होगा। हम किसी के खिलाफ नहीं, भाई बजट सबको लाभ मिले, गरीब को, अमीर को, व्यापारी को, कर्मचारी को, किसान को, सबको लाभ मिले। और बजट का क्या है कि जो बजट होगा वो सब आदमी के प्रति अनुकूल होगा, सबके अनुकूल होगा। अजय जुनेजा जी प्रेसिडेंट है MAF के, वो भी हमारे साथ पैनल में मौजूद है, और एक्लाउड के CEO अमित पाव भी लंदन से सीधे जुड़ेंगे। उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इन्वेस्टर्स के तौर पर जो देश में और खासकर हरियाणा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार क्या कुछ सोच रही है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जुनेजा साहब, मंत्री जी कह रहे हैं कि पूरा ख्याल रखा जाता है, सभी चीज़ का ख्याल रखा जाता है, सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो चूक है वो कहाँ होती है? सरकार राजी है कि सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं उद्योगपतियों को दी जाए, लेकिन बावजूद इसके स्थिति वो क्यों नहीं बन पाती है जो सरकार भी चाहती है और आप भी चाहते हैं?
सरकार अपनी तरफ से बजट अच्छा देती है। इसमें मंत्री जी ने जो कहा वो हर कोई जो भी सीट पे जब बैठा होता है तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, जो अपनी बेस्ट एलोकेशन ऑफ फंड्स होती है वो करता है। लेकिन जो डिमांड एंड सप्लाई की जो गैप होता है उसको कभी भी ऐसे पूरा नहीं किया जा सकता, उसके अंदर हमेशा शॉर्टेजेस रहती हैं। इंडस्ट्री की अपनी डिमांड्स हैं, जो इंडस्ट्री चाहती है कि इंडस्ट्री के लिए किया जाए, बजट सरकार करे। उसके अंदर उसके चाहे वर्कर्स की नीड्स हैं, चाहे उसकी बेसिक एमिनिटीज़ हैं। सरकार जो इंडस्ट्री को अगर प्रमोट करना चाहती है हरियाणा, जैसे कि मंत्री जी ने बताया, हरियाणा जो एक ऐसा स्टेट है दिल्ली के नज़दीक होने करके यहाँ की डिमांड कुछ ज़्यादा ही रहती है। यहाँ की डिमांड के अलावा एक्सपेक्टेशन लेवल जो है यहाँ के लोगों का वो कुछ ज़्यादा है, और क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है इसका एक्सपेक्टेशन लेवल ज़्यादा है और परफॉर्मेंस भी यहाँ अच्छी निकल के आती है। हमें उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस जो आपको मालूम ही है और डिसएडवांटेज भी सबको मालूम है। लेकिन हमारे इंडस्ट्री के अंदर प्रमोशन चाहिए होती है, उसकी तरफ एलोकेशन ऑफ फंड्स थोड़े से कम होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मंत्री जी से हम इसको करें कि सीएम साहब से बोल के इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि रेवेन्यू इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू दे रही है, उस इन द ल्यू ऑफ दैट रेवेन्यू यहाँ पर उसकी इतनी इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्री की तरफ नहीं की जाती है। चाहे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, चाहे बेसिक ड्रिंकिंग वाटर की बात करें हम, चाहे बेसिक एमिनिटीज़ लाइक ESI हॉस्पिटल जो है हमारे वर्कर्स के लिए होने चाहिए, उसकी बात करें हम। उसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास ESI के अंदर ही अगर देखें तो 1000 करोड़ रुपए का यहाँ से फंड एलोकेट होता है जो सरकार के पास सेंटर से होता है, जबकि ESI में हम जमा कराते हैं उसके इन लिeu हमारे को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो खर्च होता है वो सिर्फ 140 करोड़ होता है, हमारा 860 करोड़ रुपए जो है वो ख़राब हो जाता है एवरी ईयर, जिसको हम यहाँ पे चाहें तो ये ESI डिस्पेंसरीज और सबके लिए एलोकेशन ऑफ फंड्स को करवाया जा सकता है। ये सरकार का काम है, इसको करवा सकती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो डेवलपमेंट, अफसोसजनक स्थिति है कि हम पैसा ठीक से खर्च भी नहीं कर पाते। जहाँ ESI की भाई अजय जी ने कहा, और सबसे जो फरीदाबाद जो औद्योगिक नगरी है, मैं इस बात की 2 बधाई यहाँ के लोगों को दूंगा जो इनका पैसा खर्च हुआ है। और रेलवे कॉरिडोर आपके यहाँ से बन रहा है जो सीधा गुजरात जाएगा। जहाँ गुजरात जाने में जो ट्रांसपोर्ट बहुत लेट होता था, जो कॉरिडोर बनकर तैयार हो रहा है, जो 2 साल में तैयार होगा, जहाँ माल आपका 10 घंटे में गुजरात बंदरगाह तक पहुँचता है। एक सीधा बड़ौदा एक्सप्रेस वे जहाँ 24 घंटे लगते हैं, जो अपना फरीदाबाद से जो दिल्ली से निकल के जा रहा है, अपना सराय कालेखा से काले 37 से आपके होटल के साथ सीधा मेवात से निकलते हुए जो बम्बे एक्सप्रेस, ये सब पैसा एक आदमी, ये नहीं कि आम आदमी के, ये सब उद्योगपति के काम आएगा, ट्रांसपोर्ट के काम आएगा। ट्रांसपोर्ट जहाँ 6-6 दिन माल लाने में ले जाने में समय लगता था, उसमें कोई समय नहीं लगेगा। अब घंटों की बात है कि आदमी जहाँ बम्बई जाना 14 घंटे में आप यहाँ से गाड़ी दिल्ली से लगाएंगे, आप पहुँच जाएंगे। और जहाँ माल रेलवे ट्रैक जहाँ बिजी रहते थे, रेलवे पे गाड़ी 10-10 दिन माल साइड पर रहता था, अब जो कॉरिडोर है जो बन के तैयार होगा, ये सबसे बड़ा लाभ उद्योगपति को आने वाले समय मिलने जा रहा है। जब बिल्कुल ठीक है जय जी ने कहा, बढ़िया रोड होनी चाहिए, बढ़िया रेलवे के बढ़िया गोदाम होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए, और सबसे मेडिकल की, जहाँ फरीदाबाद में जो सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको 86 गांव का जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो बड़ा हॉस्पिटल दिया है, और जो मेडिकल कॉलेज है जो सरकार ने अपने खरीदा है अभी, उससे क्या है कि और मजबूताई के साथ हम सबको लाभ। जहाँ छोटी जहाँ ESI की जो बात की, जो पैसा खर्च नहीं हो पाता, कुछ छोटी छोटी बातें से उन पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, और जो भी इस तरह की जो बेकायदी उनको भी हम सबको दूर करेंगे, और जो बजट में जो इनके सुझाव होंगे उनको हम रखेंगे। कुकरेजा साहब, इसमें एक मिनट मैं मंत्री जी को थोड़ा सा बीच में करना चाहूँगा। मंत्री जी ने जितनी भी अपने सड़क की योजनाएं बताई वो सारी की सारी हमारी सेंटर की थी। मंत्री जी मैं चाहूँगा कि हम अपने फरीदाबाद हरियाणा स्टेट की जो ये जितनी स्टेट की ये दिल्ली सेंटर की योजनाएं हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की तरफ से आ रही हैं, न्यू हाईवेज़ आ रहे हैं, उससे हमारे पास इसमें कोई शक नहीं कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो बेटर हो जाएगी और हमारे सबको उसका ईज़ मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो हरियाणा के अंदर जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसमें काफ़ी दिक्कत रहती है। अब फरीदाबाद के अंदर एक गुड्स से दूसरी जगह मूव करना हो तो बहुत मुश्किल होता है।
अगर हम बात करें यहाँ से गुड़गांव मूव करने के लिए, हम यहाँ से बात करें रोहतक मूव करने के लिए, रोहतक और बाकी बेल्ट्स तो फिर भी ठीक होंगी, लेकिन जो फरीदाबाद बेल्ट और गुड़गांव बेल्ट है उसके अंदर की जो रोड्स हैं, मैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, उनकी रोड की वाइडनिंग करना, उन रोड्स के अंदर बेटरमेंट करना, उनकी स्ट्रेंथनिंग करना या न्यू रोड्स की डेवलपमेंट करना जिससे कि न्यू लाइंस निकल के हैं, उसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। मेरा आपका ध्यान वहाँ देने की वो था, आप कोशिश चाहें, आप चाहें कि उधर, मेरा मतलब है कि आप उस तरफ उसकी इन्वेस्टमेंट करवाएं जहाँ पर हम लोग बेसिक जो हरियाणा के लोग हैं उसको बेनिफिट मिल सके, और रेजिडेंस ऑफ इनको है की बात करें। एक जिले राजेश जी से जाने में जहाँ अजय जी ने स्टेट की बात कही, मैं ये कहता स्टेट पहले भी था और केंद्र की सरकार पहले भी थी। आज ये नहीं कि केंद्र की सरकार पहली बार बनी है या पहले नहीं थी, मैं कहते मोदी और मनोहर की जोड़ी जो कमाल जो प्रदेश में होने जा रहा है। आप केजीपी केएमपी की बात करिए, कितने साल से लटका था, कब की बात है ये? 1995 की बात है। 95-98 जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, नहीं बना पाए। कितने मुहूर्त हुए, 2000 चला गया, 5 चला गया, 9 चला गया, उसकी शुरुआत 2014 में चालू हुई थी आपके दिल्ली के आसपास। सर उसमें एक दूसरा आप सुन लीजिए, जब आप सुन लेते हैं सेंटर की हो, मैं कह रहा हूँ एक केंद्र की जब पॉलिसी रही हो, प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है प्रदेश की जमीनों को करा के देना, जहाँ से निकलता है वो सरकार का सबसे बड़ा योगदान होता है। जहाँ आपने गुड़गांव और फरीदाबाद की बात की, आप जहाँ उद्योग जगत में रहते हैं 24-25 में या अपने टाउन में रहते हैं, वहाँ सड़कों की आज से 3 साल पहले टेंडर छूटा था, जहाँ अजय जी बात कर रहे हैं। वो क्या है कि टेंडर 2 कंपनियों के बीच में हुआ और वो टेंडर इतना चला गया 50% अप पे चला गया HSIDC से, और दूसरी कंपनियों ने कहा जी ये टेंडर 50 लाख 60 लाख रुपए ऊपर गया है। उन कंपनी ने अपने ब्रिज गोपाल कंपनी के नाम वो टेंडर छूट गया, जो 60 करोड़ पहले विपुल जी यहाँ हमारे अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उस समय वो 60 करोड़ अब गया। उसके बाद क्या है कि वो टेंडर छूटा तो वो 50 लाख डाउन, 50 करोड़ नीचे गया। 2 ठेकेदारों के आपस में खींचातानी होगी। अब क्या है कि वो हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, पर हम चाहते हैं कि जो 100 पिछले जो बजट का था वो 170 करोड़ रुपए है, जिसमें सेक्टर 6 भी है, 24 भी है, 25 भी है, 31 भी है। और ये सबसे बड़ी क्या है कि इंडस्ट्रीज में जो हालत है वो बिल्कुल ठीक है अजय जी की, उसको करने के लिए हम जल्दी जो पिछला जो है उसको बीच में बैठा के मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाई है कि दोनों ठेकेदार प्रदेश के हैं और सबसे पहले इस उद्योग जगत के इंस्ट्रूमेंट। एक जो प्याले की बात कर रहे थे, जो हमारे जो गुड़गांव के लिए रोड निकलता है, जहाँ पिछले उसमें जो गुड़गांव जो प्याली चौक से निकलती है और जो हम गुड़गांव से जोड़ने के लिए गुड़गांव से जहाँ तक गुड़गांव का रोड है उसके लिए हमने अभी जितनी भी जो कनेक्टिविटी उसको पूरी करेंगे और अब अगले महीने में 7.5 करोड़ की लागत से उस सड़क की भी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मंत्री जी बात हो उससे जल्दी करें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, लेकिन बुनियादी सुविधाएं, चाहे जैसे पानी की बात करी, बिजली की बात करी, इस तरह की दिक्कतें अभी भी हरियाणा में खासकर अभी भी आम है। कुकरेजा साहब कुछ कहना चाहते हैं? कुकरेजा देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और जो भाई मूलचंद जी कह रहे हैं, डेफिनेटली सरकार बहुत ध्यान दे रही है और बहुत सारे प्रोविजन किए होंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तवज्जो में है। आज का जो ये अधिवेशन है, इसमें ये सजेशंस डिमांड की गई हैं, तो मेरी तरफ से मैं 2 तरफ ये थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर से डाइवर्ट करते हुए एक दूसरी तरफ ले जाना चाहूँगा इस डिस्कशन को। सोलर एनर्जीज़ के ऊपर देखिए, जहाँ एक तरफ कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है, एम्फेसिस ये ज़रूर होना चाहिए गवर्नमेंट का कि कॉस्ट कंपनसेट कैसे हो, बैलेंसिंग कैसे हो इकोनॉमी की। नहीं तो हर एक तरफ कॉस्ट बढ़ेगी और कहीं से बैलेंसिंग नहीं होगी तो बहुत बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट होगा। सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे पास नेचुरल एबंडेंट रिसोर्स है, और गवर्नमेंट ने पास्ट में सोलर पर सब्सिडीज बंद करके ये बहुत गड़बड़ करी है। मतलब आप रिवर्स मीटरिंग की शुरू में बातें कर रहे थे और इतनी सारी सपोर्ट देने की बातें कर रहे थे, और सडनली गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया कि अभी हम सोलर जितने भी आप प्रोजेक्ट्स लगाएंगे उनके ऊपर उतनी वो सब्सिडीज़ को होल्ड कर दिया गया और डिटेन कर दिया गया। आज यदि गवर्नमेंट हरियाणा का बजट इज अबाउट टू बी प्रेजेंटेड एज ए एंटरप्रेन्योर, आई वुड सजेस्ट एंड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट सोलर एनर्जीज़ के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हरियाणा गवर्नमेंट को एक प्रोविजन रखना चाहिए अपने बजट के अंदर
एक सब्सटैंशियल बजट प्रोविजन करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री यहाँ आए, यहाँ चले, सस्टेन कर सके, वो इन्वेस्ट कर सके सोलर एनर्जीज पे, कॉस्ट बैलेंस आ सके और हरियाणा कॉम्पिटिटिव हो पाए। मतलब अगर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते नेबरिंग स्टेट से, लेकिन कुछ ज़रूर ऐसा कर सकते हैं जो वास्तव में हरियाणा की इंडस्ट्री को बहुत बेटर बना दे, जिसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू है। किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए एनर्जी कॉस्ट सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल कुकरेजा साहब ने बड़ी चीज़ बताई है कि सोलर एनर्जी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वैकल्पिक जितने भी संसाधन हैं एनर्जी के, उन पर ध्यान होना चाहिए। हमारे साथ अमित पाव है, COO हैं एक्लाउड के, लंदन से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मिस्टर पाव, कैन यू हियर मी? Afternoon, sir. I can hear you and the esteemed panelists. Mr. Pav, Vodafone. Yeah. How are you, Mr. Pav? With the great Very good support, morning. all is fine, fantastic. Thank you, fantastic. Oh, great. Mr. Pav, there is, Haryana budget is just on 12th of March, just after 4 days. And we have with us Transport Minister, Mr. Moolchand Sharma. You can say as the government, Haryana government is with us in the panel right now. And we have prominent industrialist of Haryana as well. So what do you think as a investor or as a businessman, particularly in Haryana, what challenges you face and what steps should be taken by the government so that you guys feel comfortable over here? Mr. Pav, over to you. Listen, thank you very much, and thank you for allowing me to join this esteemed panelists with Minister Sharma ji and the captains of industry. I'd rather focus more on the opportunities and the challenges. Clearly, there are always challenges. For example, the job quota scheme. We need to make the state pro-investment. But what I'd rather do is that this year's budget for an investor and a businessman coming from abroad into Haryana needs to be bold. It needs to be bolder for us to regain the growth which is critical in a post-pandemic environment. Prime Minister Modi ji set an objective for India to hit a $5 trillion economy. This ambitious target can be and will be achieved. This state with the Vedic land has been a cradle of Indian culture, civilization, industrialization, and will lead the way, especially if the budget rewrites the rules for micro SMEs at its heart and has a strong focus. Why? Micro SMEs are the most disadvantaged business segment. However, they are the growth economy, engine for the economy, and also society. Let's not just forget, business is not just about creating wealth for the owners, it's about making sure we have a balanced society. We need to have a positive legislation in favor of the micro SMEs. Right. Digitization and empowering micro SMEs with the tools and skill set is a critical part. This can be achieved in partnership between the state and private companies. As part of this, A-Cloud would be honored to partner with the state to provide 3 months free access to our digital platform for all micro SMEs and 6 months complimentary access to all female entrepreneurs. We have a joint duty. It's not just the state to be bold. We collectively will make the state a better place. You know, why should... Right, thank you. Thank you so much, Mr. Pav. I take your answer from Honorable Minister. Mr. Pav है, एक्लाउड एक IT के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में काम करती है, और मिस्टर पाव ग्लोबली MD भी रहे हैं वोडाफोन की। उनका कहना ये है कि बेसिकली जो मोदी जी बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की, कहीं ना कहीं उसको लेकर और ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? जो पाल जी ने कहा है, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों उस पर गंभीरता से उस पर काम कर रही है, और समय लगता है कि किसी पे शुरुआत करने पे समय लगता है। और जो NCR का इलाका है, GMDF है, फरीदाबाद में है, हमने सारी इलेक्ट्रिक बसों की शहर का एक तैयारी की है।
जहाँ हमने सारे ऑनलाइन जो पॉलिसी करी है, जितनी ट्रांसफ़र हैं, माइनिंग में हैं, या आज मान लो बसों में घपला होता था, हमने ई टिकटिंग कर दी। आप टिकट होगी, आपको पता लग जाएगी, कितनी बैठे बैठे आप देख लेंगे हेड ऑफिस में कितनी बस चलनी है, कितनी टिकटिंग हुई। आप माइनिंग से आप ट्रक निकालना चाहें और माइनिंग ई रवाना उसके बंद है, वो ट्रक नहीं निकाल सकता। सब कमाल तो है, और समय लगेगा। धीरे धीरे प्रदेश के मुख्यमंत्री इसकी तरफ विशेष ध्यान है और केंद्र की सरकार भी, दोनों इस पे काम करेंगे। और थोड़ा समय लगता है हर चीज़ पे काम करने पे। कोविड का समय रहा है और आज भी हालात ठीक नहीं है, आज भी कहने लगे कि सब कुछ ठीक है, पर कोविड को देखते हुए जो हिंदुस्तान की जो जीत हुई है, और हरियाणा जैसा प्रदेश में रेशो देखिए आप, हरियाणा उत्तर भारत के या भारत के दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत बड़ी लड़ाई जो जीती है, ये सब हौसले के साथ जीती है। चुनेजा साहब, मंत्री जी कह रहे हैं कि समय लगता है चीज़ों में, लेकिन एक बात और देखनी होगी कि हमने गुरुग्राम को बढ़ते देखा है। आईटी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नाम है गुरुग्राम का, लेकिन एक दौर पर फरीदाबाद मैनचेस्टर होता था एशिया का। अब वो स्थिति खासकर आईटी के क्षेत्र में हम बात करें तो वो नहीं बन पाई है। क्या वजह मानते हैं? अनदेखी है या सरकार गंभीर नहीं है, या और इतनी सारी चीज़ें हैं कि फरीदाबाद उस तरह का इंफ्रा भी क्रिएट नहीं कर पाया है, ऐसी स्थिति मानते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात है आईटी सेक्टर की गुड़गांव में आने की, गुड़गांव के अपने एडवांटेजेस हैं और फरीदाबाद के अपने एडवांटेजेस हैं। फरीदाबाद की इंडस्ट्री जो है वो दैट इज़ ऑटो इंडस्ट्री बेस्ड है। यहाँ ऑटो सेक्टर था शुरू से, क्योंकि एस्कॉर्ट्स यहाँ थी, आइशर यहाँ थी, जितनी भी ऑटो इंडस्ट्री रही है वो यहाँ पर रही है और आज भी ऑटो सेक्टर फीड कर रही है। तो जितना गुड़गांव को जो फीडिंग होती है, टू व्हीलर इंडस्ट्री को, फोर व्हीलर इंडस्ट्री को या कार इंडस्ट्री को, मारुति को, सब यहीं से फीडिंग होती है। फरीदाबाद हैज़ बीन गुड फॉर द स्टील इंडस्ट्री एंड फॉर ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए इसके नाम से जाना जाता है। यहाँ जो कमियाँ रही हैं वो सरकार की, मैंने अभी जैसे पहले भी बताया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है, उसके अंदर अब डेवलपमेंट के लिए जैसे मंत्री जी कह रहे हैं करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ फरीदाबाद के अंदर आज जितना भी बजट, अब जो जैसे फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात चल रही है कि एफडीए बन जाएगा तो फरीदाबाद के जो रेवेन्यू है, फरीदाबाद का रेवेन्यू फरीदाबाद में लगे, वो एक प्लस पॉइंट रहेगा, उससे इसको फरीदाबाद को एडवांटेज मिलेगी। मैं ये चाहूँगा मंत्री जी से कि जो हरियाणा का बजट है उसके अंदर फरीदाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हों, इसकी तरफ ध्यान दें, ताकि फरीदाबाद के अंदर जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही हैं अब तक, फरीदाबाद को जो इग्नोर किया जाता था, जिसकी तरह नहीं माना जाता था, उस तरफ एक ध्यान देना चाहिए जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की आज ज़रूरत है। और जहाँ तक रेवेन्यू के अंदर बात है, बजट के अंदर आज भी हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर उसके अंदर कोई सब्सिडाइज़ नहीं किया जाता है उसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर हम एक तरफ चाहते हैं कि हम पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि एनसीआर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और आप मंत्री भी हैं, इसके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, इसके अंदर मैं चाहूँगा कि आप हाइब्रिड कार्स के ऊपर जो है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ इसके कम होने चाहिए, सब्सिडाइज होने चाहिए, जो कि जैसे दिल्ली के अंदर हैं वहाँ 2% का रिबेट मिलता है। तो हमारे यहाँ की गाड़ियाँ जो यहाँ के हरियाणा को प्रमोट करें और ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए और हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए उनकी रजिस्ट्रेशन के अंदर चार्जेस कम होने चाहिए। इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम होने चाहिए, जो कि रेजिडेंशियल चार्जेस हों या इंडस्ट्रियल चार्जेस हों, आज की डेट में वो सेम है और बाकी स्टेट्स में जाएं तो वहाँ पे थोड़ा सा फर्क होता है। सुंदर जी, सोलंकी जी, मैं बताता हूँ कि फरीदाबाद को, जो फरीदाबाद पहले भी था, फरीदाबाद देश और दुनिया के मानचित्र पर औद्योगिक जगत में एक था और पूरे प्रदेश का काम फरीदाबाद चलाता था। गुड़गांव हमसे आगे निकल गया, पर ये बांध के चलिए, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ बैठ के कि आने वाले समय फरीदाबाद को रोक नहीं सकता। उसके कारण सुन लेंगे। जहाँ फरीदाबाद के आज जो सबसे बड़ी समस्या थी, दिल्ली की एंट्री हमको नहीं थी, आज दिल्ली की 2 एंट्री हमको बड़ी मिली। अभी अपना नेशनल हाईवे भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी लाइन पे समय थोड़ा और लगेगा पलवल तक, कि आज हमारा हाईवे तैयार है, एक 12 लेन का अपना दूसरा तैयार है, नोएडा हमारे पास है। और प्रदेश के जो हमने नहीं करा, हमने तो जितने जो किसानों के जो 1500 करोड़ रुपए थे, जहाँ ग्रेटर फरीदाबाद की बात करते हैं, 1500 करोड़ ईडीसी आईडीसी जिन लोगों के विकास में लगना था, जिन लोगों को सड़क देनी थी, नाले देनी थी, आईएमटी में काम होना था, उनके सड़कों को जोड़ना था, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा हुआ क्या? पिछले उसमें दूसरे अपने मेट्रो के उसमें चले गए। हमारा मेट्रो से क्या लेना?
विकास होना, लोगों के सड़कों का बनना था, लोगों के सीवर गिरने थे, लोगों को IMT को जोड़ना था, वो पैसा वहाँ खर्च होता। इनका लेना देना क्या था जो पिछले उसमें जो कि रेलवे में दे दिया? रेलवे से इनका क्या, रेलवे सरकार अपना देती है। हमें मान के चलते प्रदेश के अंदर जितने भी इस तरह के, चाहे प्रदेश जिला कोई सा हो, उसके विकास में कोई कोताही नहीं होगी और जिला फरीदाबाद में बजट में कोई कमी नहीं रहेगी। अपना बजट मुख्यमंत्री ने कहा है भी, अपने गांव जैसे ग्राम हो, शहर हो, उनका पैसा वहीं पे रखा जाएगा। जो पैसा होगा वहीं की अपने से 1% 2% रखा है, वो पैसा वहीं खर्च करेंगे। और ये बात मान के चलिए, चाहे उद्योग जगत हो, चाहे किसान हो, व्यापारी, सब एक है। क्यों? एक दूसरे से संबंध है, बड़ा कोई नहीं है, एक दूसरे से बड़े हैं। निश्चित रूप से एक चैन है। बिल्कुल मंत्री जी जिस तरह से भरोसा दे रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस मंच पर कि बजट हर किसी के लिए सही होगा, किसान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या दूसरे वर्गों की बात हो, देखने वाली बात होगी कि मंत्री जी के दावे को कितना सही कर पाएगा बजट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, थैंक यू सो मच। और जी एक मंत्री जी से, हेलो, मंत्री जी से एक ये रहेगा कि अभी जो हमारी डेवलपमेंट की बात चल रही है मेट्रो के लिए, जैसे इन्होंने कहा, और हमने अभी फरीदाबाद की डेवलपमेंट की बात कही, इसमें हमारे को एक फरीदाबाद के अंदर अगर ऑटो सेक्टर या मदर यूनिट को लेके आके दी जा सकती है, रिलेटेड टू ऑटो हो, मदर यूनिट अगर फरीदाबाद में दे तो हम ऑटो सेक्टर अच्छा फीड कर सकता है, उसको भी बेनिफिट हो सकता है और फरीदाबाद के डेवलपमेंट के लिए वो बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप उस तरफ अगर ध्यान दें तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो आपके लिए मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरी कि जितनी हमारी मेट्रो की लाइन है, इसको थोड़ा सा आप ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ, IMT की तरफ, इधर पृथला इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, गुड़गांव के साथ तो इसकी कनेक्टिविटी कर दी गई है, बट अभी कनेक्टिविटी जो बाकी रहती है वहाँ पर किया जाए तो फरीदाबाद का सुधार ज़्यादा हो सकता है और हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास अच्छा रहेगा। जय जी, आपका सुझाव है, बिल्कुल पहले भी मुझे दिया है। अरे सुझाव शहर के लिए जितना काम करेंगे, शहर के लिए मुख्यमंत्री या हम सब लोग, हमारी टीम हरियाणा के बजट के लिए काम करेंगे और जिले फरीदाबाद की जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी के साथ आएंगे। अपना शहर सुंदर होना चाहिए, आदमी बड़ा नहीं होना चाहिए, आदमी पैसे में बड़ा हो। पर जब शहर सुंदर होगा, लोग सुंदर होंगे तो शहर अपना होगा। अपने शहर के लिए सुझाव है, बिल्कुल रखेंगे। अपने शहर के लिए काम जो मेट्रो वाला सब करेंगे। इसमें जो बजट के अंदर है उसमें एक एजुकेशन और एक एजुकेशन के ऊपर और एक हेल्थ के ऊपर समय की कमी है, बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूँ। तो जिस तरह से मंत्री जी की तरफ से भरोसा है हरियाणा की पूरी जनता को कि सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, और बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मिस्टर पाव, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सुंदर जी, उम्मीद यही है कि सभी की उम्मीदों पर खरा उतरे बजट, और गुजारिश करूंगी मैं मूलचंद शर्मा जी से कि वो मंच पर रहें और हमारे संपादक राजन अग्रवाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि एक परंपरा होती है वेदों में कि अतिथि देवो भव, तो हम चाहते हैं कि मूलचंद शर्मा जी को हमारे संपादक राजन अग्रवाल जी बुके देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। अपने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच पर आप पहुंचे और अब मैं चाहती हूं कि मूलचंद शर्मा जी जो भी हमारे मेहमान इस सत्र में रहे हैं उनको सम्मानित करें एक स्मृति चिन्ह के साथ। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि अजय जुनेजा जी आप आएं और एक स्मृति चिन्ह देकर अजय जुनेजा जी को सम्मानित करें। मूलचंद शर्मा जी, जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। राजेश कुकरेजा जी को सम्मानित करें मूलचंद शर्मा जी। तो देखिए, इन लोगों के प्रयासों से फरीदाबाद जो है वो एक नई उड़ान भर रहा है। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। और अब मैं सुरेंद्र कपूर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। डायरेक्टर हैं गोल्डन गैलेक्सी होटल एंड रिजोर्ट के। सर आप मंच पर आइए। सुरेंद्र कपूर जी, लगता है वो अभी मंच पर नहीं आ सकते हैं, मौजूद नहीं है यहाँ। चलिए जोरदार स्वागत कीजिएगा तालियों के साथ सुरेंद्र कपूर जी का। और JL भाटिया हैं, डायरेक्टर हैं गोल्डन गैलेक्सी होटल एंड रिजोर्ट के। आपको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं सर। तो एक स्मृति चिन्ह के साथ एक टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट,
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित पाल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लंदन से हमारे साथ जुड़े थे। आपका भी इस मंच से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अमित पाल जी। और एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, उसके बाद हम अपने अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। Partners Abhirashi, truly Indian, truly global. Perfect bread, a real bread with original taste. Sharp, leaders in industrial powder paints. Faridabad Chamber of Commerce and Industries, Juneja, we make steel perform better. Studs Accessories Limited, Cloud, rewrite the rules. Print partner, Aaj Samaj. Health partner, Sarvodaya Healthcare, Faridabad. Venue partner, Golden Galaxy Hotel and Resorts.